हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। ये आपके एक पीवाईक्यू का पीवाईक्यू है। 2024 का ये पीवाईक्यू है। साइंस का पीवाईक्यू है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको जो बेसिकली जो आपका पेपर होने वाला है 2025 का, उसमें आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पीवाईक्यू आपके लिए बेसिकली ग्रंथ के समान होता है, तो इसलिए आपको इसे क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू को बेसिकली देख के जाना चाहिए, इसे सॉल्व करके, ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक बात है ना। तो ये क्लास 10th का साइंस का ये पीवाईक्यू है। चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग केवल एमसीक्यू को देखेंगे। जो एमसीक्यू आपको पता है कि टोटल 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली एमसीक्यू आपको पता होगा, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इससे शुरू करते हैं। हम लोग काफ़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट एवरी जो हमारे उसमें ऑप्शंस दिए रहे होंगे, उसको हम लोग डिटेल देखेंगे कि आखिर ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हुआ और बाकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हिंदी का है। चलिए इंग्लिश से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ से हम लोग देखते हैं इसे। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो जैसे हमने आपसे कहा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वर्किंग नहीं होता है, तो ये सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। पेपर देने से पहले सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है कि आप पहले पेपर के जो आपको निर्देश दिए रहते हैं ना, उसको आप पढ़ लें। ठीक है, कि आखिर क्या करने हैं हमको पेपर के अंदर, उसमें जो कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितने वर्ड्स बेसिकली लिखने हैं हमें। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन इज लाइट। ठीक बात है। कहने का मतलब है कि इसमें लाइट के डिकम्पोजिशन से मतलब कि सिलेक्ट द फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, AgBr में यहाँ पे लाइट से ये डिकम्पोज हो जाता है, Ag और Br2 बनता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट है। आपको पता होगा कि फोटोग्राफी में इसका यूज होता होगा, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि AgCl2 के अंदर भी ये चीज़ें होती है। AgCl2 पे अगर लाइट पड़ता है तो ये भी Ag और Cl2 में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ भी इसमें आप AgBr के अंदर भी देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिकली जो है कि फोटोग्राफी में होता है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होता है ये। सिल्वर क्लोराइड हुआ या सिल्वर ब्रोमाइड हुआ। ठीक है, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपका होता है NaOH। सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ जिंक का, ये ग्रेनुलेटेड है, इन अ टेस्ट ट्यूब, then warmed. The reaction that occur can be written in the form of balanced chemical equation as। ठीक बात है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको आप जिंक के साथ अगर हीट करते हैं तो आपको ये सोडियम जिंकेट देखने को मिलता है। ये बेसिकली फॉर्मूला था, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। आप इसे याद भी कर लीजिएगा। Na2ZnO2 है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक बात है। तो ये इसका इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ये हिंदी का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बात है।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है कि ये कुछ रिएक्शन आपको दे दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि द रिएक्शन गिव्स अबव इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और आपको रिडक्शन साथ में देखने को मिलता है, वैसे रिएक्शन को आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, ये पहले देख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यहाँ पर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या कहा जाता है, रिडक्शन। आपने यहाँ बेसिकली ऑक्सीडेंट का और रिडक्शन का मैं आपको डेफिनेशन पहले दे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब एडिशन, या आप क्या कहते हैं हाइड्रोजन का निकलना, या आप इसे कहते हैं मतलब कि रिडक्शन। ठीक बात है। तो हाइड्रोजन बेसिकली मतलब चला जाए और ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन के केस में जस्ट उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन चला जाता है और हाइड्रोजन जुड़ है, ऐसे केसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन में तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन चला गया है, तो ऑक्सीजन चला गया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए HCl से यहाँ Cl2 में हाइड्रोजन क्या है कि चला गया है, हाइड्रोजन माइनस हुआ है। तो हाइड्रोजन माइनस कब होता है, जब ऑक्सीडेशन का केस हो। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली आपको कि MnO2 इज रिड्यूस्ड। ठीक है। HCl इज ऑक्सीडाइज। ठीक बात है। और यहाँ पे Mn2 इज ऑक्सीडाइज नहीं, HCl इज रिड्यूस्ड नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ये तो गलत हो गया। MnO2 रिड्यूस हो रहा है और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पे MnO2 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन, और उसका और इसके अलॉन्ग आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ यहाँ पर ये दे दिए गए हैं। ठीक है। ये कुछ कंपाउंड दिए, जैसे कि फेरस सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट और ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ crystallizations in its crystalline form in one molecule each। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10H2O है ना, इसके अंदर जो है कि वाटर के क्रिस्टलाइन आपको मैक्सिमम नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें 10H2O होते हैं, 10H2O। ठीक है। तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। जो नर्व सेल होती है, बेसिकली नर्व सेल कुछ इस प्रकार की दिखती है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये क्या है, बेसिकली आप देख लीजिए, ये बेसिकली एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि यहाँ पर ये आपको सेल बॉडी देखने को मिले, जिसे सोमा भी बोलते हैं। ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को ऐसे मिलते हैं, ये डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, ये आपको ये एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन हिलॉक होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाइए तो ये सिनेप्टिक होता है, सिनेप्टिक एंड होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये सिनेप्टिक एंड होते हैं। ठीक है। इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे कि क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि नर्व सेल के अंदर साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो वो बेसिकली क्या होता है, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है। सिनेप्स में के अंदर होते हैं आपको, जहाँ पर ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल इम्पल्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट होगा। 6 को देखिए कि अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, लिक्विड होता
में स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और एक नॉन मेटल बताइए जो कि रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड स्टेट पे है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर करेक्ट करेक्ट आंसर आपके लिए है मरकरी। एक मेटल है, आपको पता है मरकरी जिसे आप Hg से डिनोट करते हैं, हिंदी में आप इसे पारा कहते हैं। और ये बेसिकली एक मेटल है जो कि आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा, तो मरकरी यहाँ पर है। ठीक है, मरकरी चारों ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो मरकरी दिख रहा है। उसके अलावा जो आपको नॉन मेटल जो है, जो रूम टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा लिक्विड स्टेज में, वो है ब्रोमीन। तो मरकरी और ब्रोमीन, तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मरकरी और ब्रोमीन, अच्छा मेटल पहले है और नॉन मेटल बाद में है, तो मेटल पहले है तो ये नहीं, मरकरी और ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें रिस्पेक्टिवली लिखना होता है ना चीजों को। ठीक है, तो ऐसे सी को हम करेक्ट करेंगे, ये रिस्पेक्टिवली नहीं है, ये अगल बगल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस शुड बी, कन्वेक्स लेंस है एक, आपको पता है लेंस दो प्रकार के, जैसे कि ये कुछ कन्वेक्स लेंस ऐसे दिखता है ना, जैसे किनारों पे जो पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ये कुछ कन्वेक्स लेंस दिखती है ऐसे। ठीक है, और आपको कुछ कनकेव लेंस कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक बात है, यहाँ पे बात हमको दिया गया है कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। कहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऐसे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ठीक है, ताकि इसका जो इमेज बने वो बेसिकली सेम साइज को देखने को मिले। ठीक बात है ना। तो देखिए आपको पता है कि इसमें अगर आप ऐसे कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो इसमें आपको बेसिकली दो फोकल लेंथ, आपको एक f1 और एक f2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर भी एक आपको f1 और f2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ पे जो इमेज जो हमको फॉर्म होता है वो बेसिकली सेम साइज का होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस इमेज में जैसे आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये बेसिकली 2f1 के जगह जहाँ पर है ये 2f2, देखिए यहाँ पे सेम इमेज क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो। ठीक है, तो सेम साइज की इमेज यहाँ पे दोनों की, ये जो साइज है ये इक्वल आपको मिलेगा। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कुछ कि आप at a twice of the focal length of the lens, ऑप्शन नंबर सी हमारी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि आपने देखा ये बेसिकली ये जो f1 है और यहाँ पे ये 2f1 हो जाता है, मतलब कि ट्वाइस हो जाता है। इधर ये f2 है और ये 2f2 हो जाता है, तो बेसिकली ट्वाइस, ये जो डिस्टेंस है ये इसके दो गुना होता है। बेसिकली मान लीजिए जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये इनके भी बीच का ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक बात है ना, तो ये दो का, तो टोटल जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, तो इसका ये दो गुना है। इधर भी आप देख लीजिए इसका ये दो गुना होता है आपस में। ठीक है, बेसिकली आप इसे C1 C2 भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंटर भी कह सकते हैं और ये फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर कार्बन के यौगिकों के संबंध में कुछ क्वेश्चन है। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड के बारे में बात है। ठीक है, जो उभयधर्मी होते हैं, देखते हैं अभी। चलिए अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के देखिए, तो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हमें कुछ बताना है। कार्बन कंपाउंड्स को आपको पता है कि आपने एक कार्बन एंड इट्स चैप्टर आपने केमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली आपका जो साइंस का बुक होता है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों मिक्स होती हैं, तो उसमें एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। उसके अंदर बेसिकली आपको
कार्बन के मतलब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक बात है ना। और वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को आप डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें आपके 3 चीज़ें, जैसे कि आपको अल्केन है ना, अल्कीन, उसके अलावा अल्काइन, उसके अलावा उसके बाद से बहुत सारे आप फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को डिटेल वेटेज काफ़ी ज़्यादा है उस चैप्टर का, ठीक है। देखिए इस पे कार्बन के बारे में हमें बताना है, कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत बात है। गुड कंडक्टर तो नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे सब स्टेटमेंट पर आप ध्यान दे रखेंगे कि जो थोड़ा एक्सट्रीम आपको दिखे उसको आप कट कर सकते हैं। तो 1 गलत हो गया, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी और सी में से कोई सही होगा। हमें बेसिकली करेक्ट बताना है, यहाँ भी पढ़ लेना है, करेक्ट बताना है इनकरेक्ट, तो करेक्ट बताना है। तो ये इनकरेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता, बी और सी देखते। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई ठीक है, तो 2 तो सही हो गया। तीसरा देखिए, हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ऐसा नहीं। आपको पता है ना कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बेसिकली 2 प्रकार के आप लोग पढ़ते हैं, कि एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक बात है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये बेसिकली जो ये कंपैरेटिवली आयोनिक बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक कंसीडर किए जाते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रांग होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप NaCl देखते हैं, जिसमें Na+Cl- होता है, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि मीथेन को ही देख लीजिए, CH4 यहाँ पे C होता है, ऐसे ऐसे फोर आप लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इनके बीच, ठीक है। तो ये वीक होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा इनकरेक्ट निकला। तो ये 3 यानी बी इनकरेक्ट। 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। वैसे पढ़ लेते हैं, वीक फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स आपको बस इतना याद रखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, बेसिकली इनके अंदर बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बनते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड भी बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये सब आई चीजें आपको ये क्लास करते वक्त आप लोग को इस बारे के बारे में आइडिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक, जैसे अब आपको आइडिया है कि हम थोड़ा कलर बदल लें इसकी। जैसे आपको पता है कि जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वो Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक बात है ना। आपको पता होगा कि ये जो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी कहने का क्या मतलब है कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्फोटेरिक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रखना है। क्यों होते हैं एम्फोटेरिक, तो कहने का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक बात है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्रोमोजोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप पढ़े होंगे, जैसे कि ये कुछ हमारे पास ऐसे डीएनए होता है ना। डीएनए जो होता है बेसिकली वो डबल हेलिक्स होता है। हेलिक्स कहने का मतलब ये डबल इस टाइप का शेप बनता है। आपको आरएनए पढ़े होंगे, वो सिंगल हेलिक्स होता है। डीऑक्सी, ये जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक बात है। अब इसको जब ओपन ओपन किया जाता है तो इसमें आपको क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोजोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल ठीक बात है, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं भाई, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ एन एनिमल सेल। एन एनिमल सेल, ठीक है। एक और, ये अगला पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, अगला पढ़ते हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। अब यहाँ देखिए एक्सट्रीम दिखा ना, ऑलवेज। हाँ, तो जैसे आपको कुछ एक्सट्रीम दिखे, आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि हमारा करेक्ट इनकरेक्ट होता है। अब इनकरेक्ट होते ही आपको बी सही नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि 1 सी और डी में से कुछ सही होगा, ठीक बात है ना। आप यहाँ देखिए, अगला पढ़िए। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है। 4 जो है कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो 4 इसमें नहीं है, तो ये नहीं कर सकते, ठीक बात है ना। कुछ इसके डिटेल भी आपको हम दिखाते हैं, चलिए। जैसे कि यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, हम आपको कुछ डिटेल बातें इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस सेल है ना, कैरी डीएनए मटेरियल एंड कंटेन जीन्स। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए टाइटली क्वाइल्ड अराउंड द प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको, इसमें जो है कि शॉर्ट आर्म्स को पी आर्म्स बोला जाता है, और जो इसमें लॉन्ग आर्म होते हैं उसे क्यू आर्म्स बोला जाता है। उसके अलावा आप इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है सेल टू सेल का। आप ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर मिलते हैं ना, मतलब 46 क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसे यहाँ देख सकते हैं, और इससे वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को बेसिकली बना सकते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से आपको ओपन करके देखें, तो क्वेश्चन बेसिकली, तो आप देखिए कि क्रोमोजोम आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन। मतलब ये तो 4 नंबर एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 इनकरेक्ट है, तो 3 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एनिमल सेल के अंदर, है ना, नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम द मदर। मदर से क्या इनहेरिट कर रहा है बच्चा, इससे उस बच्चे का सेक्स निर्धारित होता है कि वो मेल है या मेल होगा या फीमेल होगा, इस टाइप का चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको पता होगा कि मदर के अंदर जो है केवल आपको एक्स एक्स क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, और जो फादर होते हैं उनके अंदर आपको एक्स वाई क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। तो मदर से तो बेसिकली हमेशा एक्स ही आएगा। फादर से जो आएगा, एक्स यदि आया तो जो बेबी होगा वो क्या हो जाएगी, फीमेल, है ना। और यदि वाई आया तो वो क्या होगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि मदर से एक्स आया होगा तो एक्स वाई होगा तो मेल हो जाएगा। तो बेसिकली मदर से क्या इनहेरिट हो रहा है, इससे हम नहीं डिफाइन कर सकते मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए करेक्ट बताना है, एक फर्स्ट के इनकरेक्ट होने के साथ ही ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब आज ये देखते हैं, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। बिल्कुल सही बात है, अभी समझा रहे थे इसको। तो सेकंड तो करेक्ट होगा, तो बी यानी कि करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सेकंड तो है नहीं, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फोर्थ, फोर्थ अब यहाँ देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर दैट द फीमेल चाइल्ड। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आप बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे दोनों में एक्स एक्स था, तो ज्यादा चांस ये है कि फीमेल हो। मेल होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से वाई आएगा तभी मेल हो सकता है। तो ये 3 तो हम नहीं कुछ कह सकते ऐसा, ठीक है। फोर्थ में आप बेसिकली देख लीजिए कि द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल बात सही है, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं और जायगोट बनाते हैं, ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक
फिगर भी दिखाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर को देखिए कि बेसिकली अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स आपको क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब फादर से यदि एक्स आया, ठीक है, और मदर से एक्स ही आएगा क्योंकि दोनों ही एक्स एक्स है, तो अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिकली एक्स एक्स, तो ये फीमेल होंगी। अगर फादर से वाई आया और मदर से एक्स ही आएगा तो आपको पता है एक्स वाई बनेगा, तो ये बॉय मेल होगा, ठीक है। तो आप इसे और आसानी से चीजें समझ सकते हैं। चलिए इसको पीछे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मतलब कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो क्या पार्ट नहीं है, जाहिर सी बात है फीमेल के अंदर आपको ओवरी देखने को मिलेगा ही, ठीक बात है, यूट्रस होगा ही, वेस डिफरेंस ये आपको मेल के अंदर देखने को मिलेगा, ना ही कि फीमेल के अंदर। फेलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक बात है। तो ये सब फीमेल के अंदर है, ये नहीं है, सी नहीं है, ये मेल के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी, तो हमारा सी होगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक बात है ना। इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो आंसर है प्लाज्मोडियम, ठीक बात है ना। क्योंकि आपको पता है, अब इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना हो कि मल्टीपल फिजन क्या है, तो मल्टीपल फिजन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ सिंगल पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली, अब प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल, मतलब दुनिया भर के सेल ये प्रोड्यूस करता है। इसका जो प्राइम एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम, जैसे कि ये मच्छर आपको पता ही होगा, मॉस्क्यूटो है ये, मॉस्क्यूटो के अंदर तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर अगर देखिए, तीना बाइफोकल लेंस यूज फॉर अ करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, ठीक बात है ना। आंख में आपने जैसे कि मायोपिया, हेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया देखते हैं। प्रेस बायोपिया में बाइफोकल यूज होता है। बाइफोकल कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपको कनकेव और जैसे कन्वेक्स और कनकेव दोनों प्रकार के लेंसेस यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें ऊपर नीचे ऐसा पूछ रहा है कि ऊपर नीचे कौन होता है, ठीक बात है ना। तो जैसे देखिए बाइफोकल के अंदर आपको यूजुअली ऐसा होता है कि बाइफोकल लेंसेस के अंदर आपको कनकेव लेंस जो होता है यूजुअली अपर पार्ट में होता है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बेसिकली लोअर पार्ट में होता है। मतलब ये मान लीजिए कोई चश्मा है, ठीक है ना, तो इसमें अपर पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपर पार्ट के अंदर आपको कनकेव देखने को मिलेगा। इसका जो लोअर पार्ट होगा इसमें आपको बेसिकली कन्वेक्स देखने को मिलेगा, ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हम कनकेव होता है, बेसिकली कनकेव लेंस जो होता है वो बेसिकली आपको मायोपिया से रिलेटेड होता है, मतलब जिसमें आपको दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखती। और जो कन्वेक्स होता है बेसिकली वो उसका जो कन्वेक्स लेंस जो बेसिकली होता है वो क्या होता है कि उसमें आपको वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें नज़दीक की चीज़ आपको अच्छे से नहीं दिखती है, दूर की चीज़ अच्छी दिखती है, ठीक है। तो आप इसमें से पढ़ के ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा कुछ ऐसे परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है कि द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर करंट कैरिंग पैटर्न कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। आपने सोलेनॉइड देखा होगा बेसिकली, देखिए हम आपको दिखाते हैं।
ये बेसिकली एक सोलेनॉइड है। आप इसमें देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न कुछ ऐसा है, ऐसे, और आप कुछ पैटर्न आप देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड का पैटर्न दिखा रहा है बेसिकली। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली क्या कह रहा, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल से संबंधित कुछ चीजें पूछ रहा है, ठीक है। आपने ट्रॉफिक लेवल देखा होगा, ये वाला, जिसमें यहाँ पे ऐसे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फूड चेन के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल कहाँ मिसिंग है, किस इसमें, ठीक है। तो ग्रास, गोट, लैंड, ठीक है। तो कंप्लीट लग रहा है ट्रॉफिक लेवल। ग्रास को गोट खाती है, मतलब कि घास बकरी खाती है, बकरी को लायन खाता है, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल तो कंप्लीट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जू प्लैंकटन होते हैं, फाइटो प्लैंकटन, सही बात है। फाइटो प्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाता है, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पर आप जरा देखिए, यहाँ पर क्या है कि ग्रास है, और ग्रास को खाने वाला यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। स्नैक, फ्रॉग, ये सब ग्रास व्रास नहीं खाते। तो इसमें आपको जो है कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल आपको मिसिंग दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रास है, ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता, फ्रॉग को स्नैक खाता, स्नैक को ईगल खाता, तो ये कंप्लीट है, ठीक है। तो डी भी कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है, ए भी कंप्लीट है, सी इनकम्प्लीट है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम आपको एक फिगर भी दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये बेसिकली ट्रॉफिक लेवल के लिए हमने ये एक चीज़ बना दिखा है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं, जहाँ पर नीचे सबसे प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, यहाँ पे क्वार्टनरी कंज्यूमर्स है ना, जिसमें प्रोड्यूसर्स के अंदर आपको प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसमें ग्रास हॉपर, बी, एंट, बटरफ्लाई, ये सब सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को रैट, स्पैरो, फ्रॉग वगैरह, इसको स्नैक, आउल वगैरह, इसके वजह से हॉक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 10% एनर्जी रूल होती है इसमें, हर ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते 10% एनर्जी है ना लॉस होने लगती है। तो ये सब सारी चीज़ें पता होगा आपको, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आपके साइंस के चैप्टर लास्ट वाला ये चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 17 से 20 तक तीन आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जो बेसिकली एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले यहाँ पर ऑप्शन मेंशन कर दिए जाते हैं कि ए कब करेक्ट होगा, जब दोनों आपके जो एसर्शन और रीजन दोनों सही हो, और जो आर है ना, जो रीजन है ना, वो एक्सप्लेनेशन अच्छा कर रहा हो। ये बी को भी आप पढ़ लीजिए, सी को भी, डी को भी। सी में बेसिकली ये है कि आर सही हो, बी गलत हो, रीजन गलत हो, तो हम सी करेक्ट करते हैं। डी में ए ही गलत हो, एसर्शन ही गलत हो, और रीजन क्या हो कि सही हो, तो डी करेक्ट करेंगे। बी में ये एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं। आप आंसर लिखते हैं, बस ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए 17 का है तो 17 लिखते हैं, और यहाँ पर आंसर लिखते हैं, और आंसर के बाद आप लिख देते हैं कि ए करेक्ट है। तो ये आपका ऐसे फॉर्मेट आप करते हैं। तो देखिए हम लोग 17 नंबर को पढ़ते हैं कि द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। अरे ठीक बात है भाई, हम लोग तो बनाने नहीं जाते, नेचुरल ही बनता है, ठीक है। अभी इसमें आप थोड़ा इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। अब यहाँ देखिए, अब क्या कह रहा है कि रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ। सही सही बात है, ये आकाश के अंदर वाटर ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। अब सनलाइट आती है तो इसमें से आपको देखने को मिलता है कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आर भी सही है, और एक्सप्लेन अच्छा कर रहा है, ठीक बात है ना। तो इसके लिए 17 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 18 को देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। हाँ बिल्कुल सही बात है, नाइट्रिक एसिड एक, नाइट्रिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होगा पहले कि HNO3 होता है, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूस द वाटर इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये रिड्यूस हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज करके वाटर वाटर बना देता है, ठीक है।
तो इसीलिए जो है कि जिंक इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो होता है बेसिकली थोड़ा नीचे भी होता है। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए ऑप्शन नंबर भी हमारा ए करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है ये आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों करेक्ट भी है। 19 को देखिए, तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है कि ये मान लीजिए कि ये फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब कि समंदर के घास, पता ही समझ सकते हैं, छोटा छोटा, ठीक है, प्लांट्स वगैरह। अब इनको जू प्लैंक्टन खाते हैं। अब मान लीजिए कि समंदर में कुछ आ, प्रदूषण वगैरह, पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है। अब इस चीज को कौन खा ले रहा है? ये मान लीजिए जू प्लैंक्टन। अब इसको कौन खा रहा है? तो मान लीजिए कि स्मॉल फिशेस, ठीक है। तो यहाँ पर पॉल्यूशन मान लीजिए कि एक था, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, फिर यहाँ पॉल्यूशन बढ़ के तीन हो जाएगा, फिर इस छोटे फिशेस को बिग फिशेस तो चार, अब वाली जिसको ह्यूमन बॉडी खा गई पांच। तो पॉल्यूशन का लेवल बेसिकली ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाने पे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सही बात कर रहा है। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ डिजीज एंड पेस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। Harmful chemicals are spray on the crop to protect from them disease and pest। अब ये किस प्रकार का है, ऐसे आप इसके लिए बी भी करेक्ट कर सकते हैं, टेंटेटिव रखते हैं इसे, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स कह रहा है, तो हार्मफुल अगर केमिकल्स है तो उसको स्प्रे क्यों करेंगे डिजीज और पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए? वैसे डीडीटी है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी और बी में से आप देखिए आपको क्या आंसर करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके कुछ इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वो बेसिकली फास्ट क्या करते हैं, ये फास्ट करते हैं ब्रीदिंग, ठीक है ना। क्यों ब्रीदिंग फास्ट करेंगे भाई? क्योंकि रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक से जनरली फास्टर देन टेरिस्टेरियल बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर इज सिग्निफिकेंट लोअर। जैसे कि अब क्या है कि पानी, अब पानी के अंदर जो वाटर जो वाटर उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या है भाई? कम है। तो कम है तो उसको हमको फास्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसे तो फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी टेरिस्टोरियल से। अब टेरिस्टोरियल यहाँ क्या है कि मान लीजिए लैंड है, ठीक है, और लैंड के ऊपर इतना सारा एयर के अंदर ऑक्सीजन है, आपने देखा, तो 21% ऑक्सीजन है, डायरेक्ट हम ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्लो होता है बेसिकली एक्वेटिक से, ठीक है। तो सही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर वेरी हाई। अच्छा, वेरी हाई कह रहा है, वाटर में वेरी हाई होता है ऑक्सीजन का, सीधा सीधा उल्टा बात कर रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ए सही है, तो इसके लिए सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि असर्शन सही हो गलत हो तो सी करेक्ट करते हैं, ऊपर हमने अपने पढ़ा निर्देश के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अंदर, इस पेपर के अंदर जनरली उतने अच्छे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिले, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट हम लेके आएंगे वीडियो, जिसमें आपको बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि हमने उसको देखा है तो उसमें काफ़ी कमाल के अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें हार्ट वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपके लिए बेसिकली बड़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलिए।